Hello everyone, welcome to Wajiram Prelims Pointer Daily Analysis dated 23rd July. इस आर्टिकल में एक चीज दे रखी है थर्मोफिलस। बेसिकली ये क्या करता है? थर्मोफिलस है ये लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है हमारे गट में, जिसकी वजह से डाइजेशन इजी हो जाता है। तो हमें काम का बस इसमें दो चीजें याद रखनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसमें ये है, ये M double C O 200 हमें याद रखना है। ये किससे रिलेटेड है? ये एक लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है जो कि हमारे गट में पाया जाता है। इसका यूज क्या हो सकता है? बाकी तो ये बस इतना याद रख लो कि बेनिफिशियल बैक्टीरिया है। तो कोई भी चीज अगर एमसीक्यू में दिया रहा है कि बेनिफिशियल है तो उस पर टिक लगाते जाना। और इट कैन बी यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ फूड एंड फार्मास्यूटिकल चीजों में फॉर्मेशन में यूज हो सकता है। तो थर्मोफाइलस याद रहे ना, याद रहे, ये याद रहना चाहिए MCCO 200 क्या है। तो बेसिकली हुआ क्या है कि इंडिया ने एक और डेमोन्स्ट्रेट किया है एक्सपेरिमेंटल फ्लाइट ऑफ सेकेंड एयर ब्रीथिंग प्रोपल्शन सिस्टम। और फायदा क्या होता है एयर ब्रीथिंग प्रोपल्शन सिस्टम का कि हमें ऑक्सीडाइजर यूज नहीं करना पड़ता है, तो वेट कम हो जाता है रॉकेट का। तो और हमारे पास कौन कौन से ऑलरेडी हैं? हमारे पास देखिए रैम जेट है, स्क्रैम जेट है। अब रैम जेट और स्क्रैम जेट में डिफरेंस क्या होता है? इतना याद रख लो, जो रैम जेट है इसमें कम लेटर्स है, स्क्रैम जेट में ज्यादा लेटर है। तो ये स्क्रैम जेट जो है अपग्रेडेड वर्जन होगा रैम जेट का। इसमें जो एयर एंटर करती है वो सुपरसोनिक स्पीड पे एंटर करती है, और स्क्रैम जेट में वही एयर एंटर करती है हाइपरसोनिक स्पीड पे, जो कि ग्रेटर देन होता है मार्क 5। मार्क 5 बेसिकली साउंड की स्पीड जब 5 टाइम्स हो जाती है उसको कहते हैं। इंडिया 2023 में बिकेम द फोर्थ कंट्री जो फ्लाइट टेस्ट किया उसने स्क्रैम जेट इंजन का। और कंट्रीज कौन कौन सी है जिनके पास ये टेक्नोलॉजी है? यूएस हो गई, चाइना हो गया, रशिया हो गया। तो आप याद कर लो, दो बड़े बड़े, यूएस, चाइना और रशिया और इंडिया, ये सभी बड़े बड़े ही प्लेयर्स हैं। डुअल मोड रैम जेट बेसिकली क्या होता है कि जो ये स्क्रैम जेट जो हमारा होता है ये बेसिकली इतना भी एफिशिएंट नहीं रहता है हाइपरसोनिक स्पीड पर, इसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। तो हम डुअल मोड रैम जेट बनाना चाह रहे हैं जो क्या करे, शुरू में तो वो रैम जेट की तरह रहे, बट जैसे ही वो मार्क 4 से 8 के बीच में जाए वो स्क्रैम जेट में ट्रांसफॉर्म हो जाए। तो इसे कहते हैं डुअल मोड। इंडिया इसकी भी कोशिश कर रहा है बनाने की। अब सबसे पहले इसमें काम की बात क्या है कि रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएससी परफॉर्मेंस जो है, रैम्प इनिशिएटिव, वो किसका है? एमएसएमई का। और हेल्प कौन करता है इसमें? वर्ल्ड बैंक हेल्प करता है। ये याद होना चाहिए कि पहले रैम्प इनिशिएटिव एमएसएमई के लिए है। अब ये बेसिकली क्या है, ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेक्टर याद रखना, आप स्पॉन्सर्ड नहीं है, सेक्टर मतलब पूरा पैसा सेंटर देता है। और इसकी एक सब स्कीम है जिसका नाम है जिसका नाम है एमएसएमई टीम इनिशिएटिव। इसकी सब स्कीम बेसिकली, जो टीम इनिशिएटिव है वो क्या करेगा, वो 5 लाख लोगों को बोर्ड लेके आएगा, उनका हाथ पकड़ के उनको बताएगा कि आपको ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स जो है इस पे कैसे काम करना है, वो सब चीजें बताएगा। और जिसमें 5 लाख लोगों को जो लेके आ रहा है उसमें से 50% जो होंगी वो वुमेन होंगी। बस, इससे ज्यादा कुछ काम का नहीं है। यही याद रह जाए कि एमएसएमई में जो टीम इनिशिएटिव है, ट्रेड एनेबलमेंट एंड मार्केटिंग इनिशिएटिव, वो रैम्प के अंदर आता है। नेक्स्ट इसमें एक बार देख लेते हैं कि रैम्प इनिशिएटिव क्या है। तो रैम्प इनिशिएटिव हमारा जो है सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। वर्ल्ड बैंक की इनिशिएटिव बता दिया मैंने, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के अंदर है। ये क्या 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 करेगी? क्रेडिट देगी, प्रोवाइड मतलब पैसा चाहिए। इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथन करो, वही फालतू फालतू की बकवास है। डिलेड पेमेंट को रोकने के लिए ग्रीनिंग, एमएसएमई की ग्रीनिंग होगी, मतलब कि एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स होंगे। काम की बात ये है कि गिफ्ट स्कीम, स्पाइस स्कीम, ओडीआर स्कीम, ऑनलाइन डिस्प्यूट को रिजॉल्व करेगा। बस ऊपर ऊपर से पता होना चाहिए। स्पाइस समथिंग रिलेटेड टू सर्कुलर इकोनॉमी। सर्कुलर इकोनॉमी मतलब क्या होता है? जैसे कि इन प्रोडक्ट्स को भी हम यूज करके कुछ यूजफुल प्रोडक्ट्स बना ले, उसे बोलते हैं रिसाइकिल रीयूज वाला सिस्टम जो होता है वही। और एमएसएमई का जो गिफ्ट वाला है ये बेसिकली ग्रीन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग से रिलेटेड है। ऐसे 3 स्कीम है। अब ओएनडीसी क्या है? ओएनडीसी की बेसिकली क्या करता है, जैसे हमारे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स जो हैं, जैसे मान लो कि अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, अभी इनके क्या है, ये लोग मोनोपोली रहती है इनके डेटा के ऊपर कि ये अपने अपना खुद का ही चलाते हैं। तो इन सबको ऑनबोर्ड लाने के लिए बन रहा है ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स। तो इन सबको यहाँ पे लेके आएगा, स्विगी को लेके आ जाएगा, ओला को लेके आ जाएगा। तो यूजर को क्या होगा कि एक ही जगह लॉगिन करना होगा और वहां पे और लोग भी आराम से इजीली सेल कर सकते हैं। और ये ओएनडीसी प्लेटफॉर्म, ये इसका प्लेटफॉर्म किसका है?
ये बनाया है हमारे डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंटरनल ट्रेड, जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर जो आता है, उसने ये सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स बनाए हैं ओएनडीसी के। नेक्स्ट, अब पीएम सूर्य देख लेते हैं। बेसिकली इंटरिम बजट जो हमारा अभी आया था फरवरी में, उसमें बताया गया था बेसिकली ये क्या है कि सोलर पैनल्स लगाए जाएंगे और 40% कॉस्ट जो होती है वो कवर हो जाती है, 1 करोड़ हाउस होल्ड में लगाए जाएंगे, बस कोई काम। बाकी कौन काम करेगा स्टेट गवर्नमेंट में? स्टेट में जो ये इम्प्लीमेंट करेगा वो वहाँ के डिस्कॉम्स होंगे, वो इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, बस कुछ काम का नहीं है इसमें। नेक्स्ट देखते हैं, नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग क्या है। बेसिकली ये याद रखना है कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर कर रही है, पहली बात तो ये। अब ये क्या करेंगे, जितने भी गांव हैं हमारे पास, 6.5 लाख गांव हैं हमारे यहाँ 2011 सेंसस के हिसाब से, उसमें ये क्या करेंगे कि वहाँ पे भी जो भी आर्ट परफॉर्म की जाती है, जो भी आर्ट फॉर्म प्रेवलेंट है, या फिर वहाँ की जो कल्चरल इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उनको मैप करके एक बेसिकली इंफॉर्मेशन डेटाबेस बनाएंगे। बेसिकली उतना ही काम है। इसके लिए इन्होंने धरोहर वेब पोर्टल ये सब याद नहीं रहेगा, बस इतना याद रख लो कि एक रजिस्टर बना रहे हैं। भाई कल्चरल मैपिंग रिलेटेड किससे है? कल्चर की मैपिंग करेंगे गांव गांव में, बस। नेक्स्ट, इसमें कुछ काम का नहीं है, बस इतना याद रहना चाहिए, कलरी पट्टू जो है बेसिकली ये केरला का मार्शल आर्ट है, और बाकी आप जहाँ से सोर्सेस से पढ़ोगे वहाँ पे आपको बाकी चीज़ें मिल जाएंगी। ये देखो फालतू का आर्टिकल मैं इसलिए कवर कर लेता हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि ये मैंने कुछ पार्ट छोड़ दिया है। फालतू का आर्टिकल, बस इतना याद रखना है, ये सिक्योरिटीज इंटरनल सिक्योरिटी वाला नहीं है, ये इकोनॉमी वाला सिक्योरिटीज है। उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मेडिट स्पेन में, सी बीस का मेंबर। अब डीजीपिन क्या है? डीजीपिन बेसिकली क्या है कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जो है हमारा, वो क्या कर रहा है कि एक नेशनल एड्रेसिंग ग्रिड बना रहा है। ये तो बहुत टेक्निकल बातें हो गई। सिंपल में कि जो फिजिकल लोकेशंस हैं उनको ही जियो टैग करके ये क्या कर रहा है, उसकी मैप करके उसका एक डिजिटल एड्रेस बना रहा है, उसको बोल रहे हैं ये लोग डिजिपिन, ताकि ये गैप ना रह जाए फिजिकल और जो हमारा डिजिटल एड्रेस है उसके बीच में। तो बस डिजिटल इंफॉर्मेशन को फिल करने के लिए बनाया जा रहा है। फुल फॉर्म याद रख। तो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म पे इंडिया को थोड़ा प्रॉब्लम है। इंडिया कह रहा है कि डेवलपिंग कंट्रीज के अगेंस्ट है। बेसिकली ये कौन लेके आया है? यूरोपियन यूनियन लेके आया है। अभी लागू नहीं हुआ है बट लागू होगा, बहुत सालों से बाद में चल रहा है। मैं द हिंदू में ऑलरेडी मैं 2 बार बता चुका हूँ ये चीज़। तो नेक्स्ट देखते हैं, और बाकी एनालिसिस डाउन टू अर्थ में भी मैं बता चुका हूँ इसको कई बार। तो इसमें बस काम का इतना है कि ये यूरोपियन यूनियन लाया है, किस पे? इम्पोर्ट पे ये टैरिफ लगता है, ऐसे इम्पोर्ट पे जो कि एनर्जी इंटेंसिव सेक्टर से आ रहे हैं, जैसे स्टील का फॉर्मेशन से आ रहे हैं या आयरन के फॉर्मेशन से। बेसिकली क्या होता है, इन सब चीज़ का फॉर्मेशन जो होता है डेवलपिंग कंट्रीज में होता है, जहाँ पे क्लाइमेट लॉज जो है इतने स्ट्रिक्ट नहीं है, तो ये एमिशन ज़्यादा कर सकते हैं। अब बेसिकली यूरोपियन यूनियन क्या हो गया, अभी ये तो डेवलप्ड हो गया है, तो इनके पास एमिशन करने के उतने ऑप्शन नहीं है। तो इनको ये दिक्कत ये होती है कि बेसिकली ये अपने लोकल मैन्युफैक्चरर्स को बचाने के लिए ये टैरिफ इम्पोज कर रहे हैं, इंडिया के अगेंस्ट है। नेक्स्ट,